चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। या हम जानने की कोशिश करें कि ये भाषा आई कहाँ से हम लोगों के बीच, है ना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हम लोगों के बीच ये भाषा आई है। इस भाषा को जानने के लिए भाषाओं का क्रम जानना जरूरी है। किसी भी भाषाओं को पढ़ना हो तो हमारे यहाँ एक भाषा परिवार है, एक मिनट, जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। इस भारोपीय भाषा परिवार में हम लोग भारत की भाषाओं का अध्ययन भी करते हैं और इसी के अंदर हम यूरोप की भाषाओं का अध्ययन भी करते हैं। अच्छा, हमें कौन सी भाषाएं पढ़नी हैं? भारत की भाषाएं। इन भारत की भाषाओं को पढ़ने के लिए इसमें एक भाषा परिवार है जिसको आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। आर्य भाषा परिवार। अगर आर्य भाषा परिवार को हमें पढ़ना हो, लिखना नहीं, आराम से इसे आप पहले समझिए फिर लिखना है ना। आर्य भाषा परिवार को अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 3 कालों के अंदर विभक्त करते हैं। इसका पहला आपका है प्राचीन आर्य भाषाएं, इसमें दूसरा है आपके मध्यकालीन आर्य भाषाएं और इसमें तीसरी है आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं। बहुत बड़े कालखंड को अगर हमें पढ़ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसे बांट दिया जाए तो पढ़ने की सुविधा रहेगी। तो आर्य भाषा परिवार को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरी है आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं। अगर इन भाषाओं के क्रम को देखना है तो सबसे प्राचीन जो भाषा है उस भाषा का नाम होता है वैदिक संस्कृत। ये भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। अच्छा, लोग बाग ऐसा भी कहते हैं ना, संस्कृत है जो समस्त भाषाओं की जननी है विश्व की। विश्व की समस्त भाषाओं की जननी नहीं है, संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार की समस्त भाषाओं की जननी है। और संस्कृत का भी सबसे प्राचीन रूप है, उसका नाम है वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक संस्कृत से एक और भाषा निकली, उसे हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। असल में क्या होता है, आप जरा गौर कीजिए, भाषा बनती कैसे? आरंभ में क्या होता है, थोड़े से लोग किसी बोली को बोलना शुरू करते हैं। थोड़े से लोग किसी बोली को बोलना शुरू करते हैं सीमित क्षेत्र के अंदर। धीरे धीरे बोली में क्या होता है, आत्मीयता होती है, फूहड़पन भी होता है। इसके बोलने वालों की संख्या धीरे 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 बढ़ने लगती है और सबसे पहले उस बोली का जो साहित्य होता है उसको हम लोग कहते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। लोक साहित्य क्या होता है? किसी भी बोली में गाए जाने वाले लोकगीत, लोक कथाएं, किंवदंतियां, जनश्रुतियां, दादी नानी की कहानियां, तीज त्योहार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, ये हमारा जो क्षेत्रीय साहित्य है। असल में ये है क्या? ये कोई साहित्य नहीं होता है, इसको हम लोक साहित्य कहते हैं। और किसी भी भाषा का आरंभिक साहित्य हमेशा और हमेशा लौकिक साहित्य ही होता है। अच्छा, यहां दिक्कत क्या है? इसमें क्या है, एक रूपता नहीं होती है। धीरे धीरे इसकी भाषा में एक रूपता लेके आए तब उस भाषा का अपना व्याकरण बनता है और जैसे ही उस भाषा का व्याकरण हो जाता है भाषा में एकनिष्ठता हो जाती है। फिर इसके अंदर जो लिखा जाता है फिर वो साहित्य लिखा जाता है, वो साहित्यिक हो जाती है। फिर वो बोली ना रहती है, वो भाषा पद की अधिकारिणी हो जाती है। अच्छा,
अगर फिर से भाषा के बोलने वालों की संख्या घट जाए तो इसका मतलब वो भाषा मर चुकी है, उसको अपन मृत भाषा कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था अवध, जिसे हम आधुनिक अयोध्या कहते हैं, श्री राम की जन्मभूमि। अवध के इर्द गिर्द बोली जाती थी, इसलिए इस बोली का नाम पड़ गया था अवधी। धीरे धीरे इसके बोलने वालों की संख्या बढ़ी। हमारे यहाँ 9वीं-10वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम की बेसरा शाखा के 5 सिलसिले, 5 संप्रदाय भारत में आए। कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सतारी। इनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इन्होंने हिंदू घरों की कहानियों को आधार बना के इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और कुछ ग्रंथ लिखे। उनकी भाषा अवधी थी। ये लोक साहित्य के अंदर लिखे गए थे आरंभिक रूप से। फिर धीरे धीरे इसका अपना व्याकरण बना और व्याकरण के बाद रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने, जैसे बड़े प्रबंधात्मक ग्रंथ लिखे गए। तो इसका मतलब ये अवधि अब बोली नहीं रह गई, क्या बन गई थी? भाषा बन गई थी। फिर उसके बोलने वालों की संख्या वापस घट गई, मतलब वो भाषा मर गई है, मृत भाषा हो गई है। ये भाषाओं का हमेशा क्रम चलता रहता है। तो किसी भी भाषा के बनने और बिगड़ने का ये तरीका होता है। और कोई भी भाषा मरती क्यों है? क्योंकि भाषा जटिल होती है, साहित्यिक भाषा क्लिष्ट होती है। हम क्लिष्ट साहित्य को बोलचाल में काम में नहीं लेते, हम बोलचाल की बोली बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले प्राचीन जो हमारी थी वैदिक संस्कृत, सबसे पुरानी संस्कृत का ही एक रूप था। और जब वैदिक संस्कृत के अंदर वेद लिखे गए तो ये भाषा कठिन हो गई, हम बोलचाल की बोली को बोलते हैं। फिर इस वैदिक संस्कृत से एक नई बोली निकली जिसका नाम होता है लौकिक संस्कृत। धीरे धीरे इसका भी अपना लोक साहित्य बना, इसका भी व्याकरण बना। फिर इसी भाषा के अंदर रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, ये जब सारी ऋचाएं लिखी गई, ये टोटल कौन सी संस्कृत में है? लौकिक संस्कृत। आज आप 6ठी से लेकर जब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करते हो ना 10वीं तक, तृतीय भाषा के रूप में, ये वही संस्कृत है। आजकल इसको हम बाल संस्कृत कहते हैं। अच्छा, जब इतना सारा साहित्य इसमें लिखा गया तो ये भी तो कठिन हो गई। हमने इसमें से फिर एक नई बोली निकाली, उस बोली का नाम होता है पाली। आईएएस वगैरह में ये बहुत सारे लोग हैं जो इस लिटरेचर को लेते हैं। पाली एक भाषा है असल में, है ना। धीरे धीरे ये भी बोलचाल की थी। इस पाली को बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया। किस धर्म के लोगों ने? बौद्ध धर्म के लोगों ने इस पाली भाषा को अपनाया। बुद्ध ये जानते थे कि अगर जितना क्षेत्रीय प्रचार प्रसार आप करोगे और जनता की भाषा जो बोलचाल की भाषा उसमें करोगे तो आपके अनुयायी ज्यादा होंगे। तो बौद्ध धर्म ने इस भाषा को अपना लिया। फिर बौद्धियों ने इसके अंदर जातक कथाएं, हमारा लोक कथाएं होती ठीक वैसे उनकी जातक कथाएं एक साहित्य है। और इसके अलावा त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब इनकी 3 धार्मिक पुस्तकें हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो ये सारा पिटक साहित्य जो लिखा गया ये कौन सी में है? पाली में है। तो ये भी तो साहित्यिक हो गई। और साहित्यिक भाषा हम बोलचाल में काम में नहीं लेते हैं, हम बोलचाल की आम बोली बोलती। ये क्लिष्ट होते ही हमने क्या किया, फिर इसमें से एक नई बोली निकाली। इस बोली का नाम होता है प्राकृत। क्या नाम है? प्राकृत। ये भी पहले बोलचाल की बोली थी। असल में ये प्राकृत है, ये जैन धर्म की भाषा है। कौन से धर्म की? जैन धर्म की। धीरे धीरे इसके भी बोलने वालों की संख्या बढ़ी। आरंभ में इसको अनपढ़ों की भाषा कहा जाता था। संस्कृत के नाटकों में जितने अधम पात्र थे, अधम मतलब नीचे, जितने भी शूद्र पात्र होते थे या जितने भी स्त्री पात्र होते थे, उनको संस्कृत बोलने में, बोलचाल की भाषा संस्कृत तो कभी नहीं लिखता था, उनके लिए जो भाषा प्रयुक्त लेता था उस भाषा का नाम होता है प्राकृत। प्राकृत का मतलब गिरा हुआ या गिरी हुई। फिर इसके बाद जैन साहित्य जो है वो इस प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य में जो सबसे बड़ा साहित्य है वो है आचार, रास, फागु और चरित काव्य। ये जब इतना सारा साहित्य लिखा गया तो ये भी तो कठिन हो गई। इसमें से फिर हमने एक नई बोली निकाली, उसका नाम होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या फिर बगड़ी हुई।
आगे जाकर के ये अपभ्रंश 7 क्षेत्रीय अपभ्रंशों में टूट गई। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचर्ड, ऐसे 7 अपभ्रंश थे। इसमें से एक अपभ्रंश ऐसा था जिसका नाम था शौरसेनी अपभ्रंश। क्या नाम था? शौरसेनी अपभ्रंश। इसी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो व्याकरण के प्रश्न पत्र में एक सीधा सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये होता है हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर काल पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1000 ईस्वी के आसपास। कब हुआ? 1000 ईस्वी के आसपास। ये तो है हिंदी भाषा का उद्भव, यानी हिंदी का जन्म हुआ है। इसका क्रम आपको याद रखना है। वैदिक संस्कृत, फिर निकली लौकिक संस्कृत, फिर निकली पाली, फिर निकली प्राकृत, फिर प्राकृत से आगे निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश कितने भागों में टूटी? 7 में। उसमें से एक था शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आप इसी क्रम में इनको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए। वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत के बाद लिखो लौकिक संस्कृत, फिर लिखो पाली, बौद्ध धर्म की भाषा रही है। पाली से निकली प्राकृत, जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत के नीचे लिखो आप अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के नीचे लिखो शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से लिखो हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसको आप थोड़ा सा भाषा में लिख लीजिए। लिखो हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से, उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से लगभग 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, एक तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। एक व्याकरण में आप लोगों को ध्यान रखना है, हिंदी भाषा का जो मानक आधार है, इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। लिखो हिंदी भाषा का मानक आधार खड़ी बोली है। मानक आधार खड़ी बोली है। जब हम साहित्य पढ़ेंगे उस समय मैं आपको खड़ी बोली उद्भव विकास और हिंदी भाषा उद्भव विकास के संबंध में डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है, कौन से अपभ्रंश से हुआ हिंदी का उद्भव? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। कब माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास। और हिंदी भाषा का मानक आधार पूछे तो मानक आधार क्या है? खड़ी बोली। स्पष्ट हुआ? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हिंदी संवैधानिक स्थिति, हिंदी संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कुछ तिथियां, कुछ दिवस यहां से भी हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो इस पर हम भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर जो जो चर्चाएं हुई है उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि इसको रिजर्वेशन किस परिस्थितियों में दिया गया था। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।